नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले प्रसारण में हमने देखा था कि रामायण काल में किस प्रकार न्याय किए जाते थे। अब हम महाभारत कालीन न्याय व्यवस्था को समझेंगे। आपने सभी ने B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत सीरियल अवश्य देखा होगा। तो सीरियल में एक प्रसंग आता है जब महाराज धृतराष्ट्र को अपना युवराज घोषित करना रहता है, तो वो निश्चय करते हैं कि मैं अपने दोनों जो अनुज हैं, दुर्योधन और युधिष्ठिर, दोनों को एक प्रकरण का निर्णय करने के लिए कहूँगा और उसमें जिसका निर्णय उचित होगा उसको युवराज पद पर घोषित किया जाएगा। तब राजा के समक्ष एक प्रकरण लाया गया। प्रकरण ये था कि एक व्यक्ति की हत्या 4 मित्रों ने मिलकर कर दी थी और वे मित्र थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रथम अवसर दुर्योधन को दिया गया। दुर्योधन ने प्रकरण सुना और कहा कि हत्या का लिए तो केवल एक ही दंड होता है, वो है मृत्युदंड, तो इन चारों को मृत्युदंड दिया जाए। फिर निर्णय करने का अवसर युधिष्ठिर को दिया गया। युधिष्ठिर ने भी पूरा प्रकरण सुना और सोच विचार कर अपना निर्णय सुनाया। उसमें उन्होंने शूद्र को 4 साल का कठोर कारावास, वैश्य को अर्थदंड और 4 साल का कठोर कारावास, क्षत्रिय को आजीवन कारावास और ब्राह्मण को मृत्युदंड सुनाया। युधिष्ठिर द्वारा जो 4 एक ही अपराध के लिए 4 प्रकार की सजा सुनाए जाने से सभासदों ने उसका कारण युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, कि अपराध तो एक ही है, फिर 4 लोगों को 4 प्रकार की सजाएं क्यों दी जा रही है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि समाज के प्रति जिम्मेदारी के पद पर जो जिस प्रकार आसीन है, उसकी स्थिति के अनुसार उसको सजा दी गई है। जो समाज के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी है, उच्च पद पर आसीन है, उसको कठोरतम सजा दी गई है। तो ये महाभारत कालीन न्याय व्यवस्था थी। अब यदि हम थोड़ा इतिहास की तरफ चले तो मुझे याद है कि 10वीं या 11वीं में शायद हम लोग जब थे तो हम लोगों को एक पाठ था, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उस पाठ में कथा ये थी कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक स्थान ऐसा था कि किसी किसान के खेत के पास एक टीला था। उस टीले के आसपास ही उस गांव के लड़के खेलते रहते थे और उनमें जब आपस में कोई विवाद होता था तो उनमें से एक बेटा उस टीले के ऊपर बैठकर उनके विवादों का निपटारा करता था। उसका निपटारा इतना उचित होता था कि उससे सारे लोग प्रसन्न रहते थे। उस लड़के का निर्णय करने की क्षमता गांव वालों को जब पता चली तो गांव वाले भी अपने जो आपस में लड़ाई झगड़े या मतभेद थे वो लेकर उस लड़के के पास आने लगे और वो लड़का उस टीले पर बैठ के गांव वालों के भी प्रकरण बहुत आसानी से उनके निर्णय कर देता था, जो सभी पक्षों को मान्य होता था। धीरे धीरे उस लड़के का नाम राजा के कानों में पड़ा। उस समय धार जिले के राजा थे राजा भोज। जब उन्होंने लड़के के निर्णय करने की क्षमता के बारे में सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उस बेटे को अपने राज दरबार में बुलाया, उसको सम्मानित किया, उसको बहुत सा बख्शिश दिया और फिर उसको कहा कि मेरे पास कुछ समस्याएं हैं, उसका भी तुम समाधान करके मुझे दिखाओ।
लड़का भोला था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं यहाँ आपके प्रकरणों का निपटारा नहीं कर सकता। जब मैं अपने गांव में अपने खेत के पास जो टीला है उसके ऊपर जब मैं बैठता हूँ तब मैं निर्णय कर सकता हूँ। तब राजा भोज अपने मंत्री और दरबारियों के साथ उस लड़के के गांव उस टीले तक गए। लड़का टीले पे आसीन हुआ। फिर राजा भोज के पास जो सबसे कठिन उलझा हुआ प्रकरण था, राजा के मंत्रियों द्वारा उस बालक को निवेदन किया गया जो कि उस टीले पर विराजमान था। उस बालक ने वो प्रकरण बहुत ध्यानपूर्वक सुना और थोड़े ही समय में उसका अत्यंत सटीक निर्णय कर दिया। उस लड़के का ये निर्णय सुनकर राजा भोज अचंभित रह गए, परंतु वो समझ गए कि हो न हो इस टीले के नीचे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके कारण ये लड़का इतना सटीक न्याय कर सब पा रहा है। इसलिए राजा भोज ने वो टीले को खुदवाया तो उसके अंदर विक्रमादित्य महाराज का सिंहासन मिला। तो इससे एक बात पता चलती है कि पुरातन काल में जो न्यायाधीश हुआ करते थे वो अत्यंत पवित्र, शुद्ध, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर इत्यादि षड्रिपुओं से दूर रहते थे। तो उसके कारण उनके द्वारा किए जाने वाला निर्णय जो था वो निष्पक्ष हुआ करता था, निर्णय सत्य पर आधारित हुआ करता था और प्राकृतिक न्याय के ऊपर आधारित होता था। यदि हम इतिहास में अब चलें तो आप सभी को मालूम है कि बाजीराव प्रथम और फिर उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए, उन्होंने पेशवाओं का साम्राज्य कटक से अटक तक, यानी अफ़गानिस्तान तक, बंगाल से अफ़गानिस्तान तक पेशवाओं का साम्राज्य फैलाया था। वहाँ दिल्ली से तमिलनाडु तक पेशवाओं का साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद पेशवाओं का साम्राज्य के ऊपर आँच आई और ऐसे समय माधवराव पेशवा, जिनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी, उन्होंने 1761 में पेशवा पद का भार संभाला। माधवराव पेशवा एक उत्कृष्ट प्रशासक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में पेशवाओं के साम्राज्य को स्थिर किया, सुव्यवस्थित किया और फिर उसका प्रसार भी किया। परंतु टीबी का रोग होने के कारण 27 वर्ष की अल्प आयु में 18 नवंबर 1772 को उनकी थेऊर में निधन हो गया। तो थेऊर जो स्थान है ये अष्टविनायक, जो महाराष्ट्र में गणेश जी के 8 तीर्थ स्थान है उसमें से एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। माधवराव पेशवा का निधन होने के बाद उनके स्थान पर पेशवा की नियुक्ति की जानी थी और सभी सभासद नारायण राव को पेशवा बनाना चाहते थे, जो माधवराव के छोटे भाई थे। परंतु माधवराव जब पेशवा थे तब उनके चाचा रघुनाथ राव, उन्होंने पेशवाओं का साम्राज्य फिर से काफ़ी विस्तारित कर दिया था। तो उनकी इच्छा थी कि अब पेशवा पद मुझे मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने गार्दियों को आदेश दिया कि वो नारायण राव को पकड़ ले। मराठी में उन्होंने लिखा था, नारायण राव पेशवाला धरा। परंतु उनकी पत्नी आनंदी ने उस ध शब्द को ओवरराइट करके म कर दिया, तो उसका अर्थ हुआ कि नारायण राव पेशवा को मारो। तब 30 अगस्त 1773 को गणेश चतुर्थी के दिन शनिवार वाड़ा में राघोबा दादा पेशवा के समक्ष गार्दियों ने नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी। फिर राघोबा दादा पेशवा बन गए, परंतु जो सभासद थे उन्होंने
नानाजी फडणवीस, महादजी शिंदे आदि सभी के प्रयासों से राघोबा दादा पेशवा को पेशवा पद से हटाया गया और उनके स्थान पर सवाई माधवराव को पेशवा बनाया गया, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1774 को हुआ था। और जब वो पेशवा बने उस समय उनकी आयु मात्र 2 महीने की थी। फिर राघोबा दादा और आनंदीबाई के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चला। उस न्यायालय के न्यायाधीश थे श्री राम शास्त्री प्रभुणे। समक्ष साक्ष्य सबूत को देखते हुए राम शास्त्री प्रभुणे जी द्वारा रघुनाथ राव अर्थात राघोबा दादा पेशवा और उनकी पत्नी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। तो ये हमारा इतिहास काल में किस प्रकार न्याय व्यवस्था थी, कितनी निर्भीक न्याय व्यवस्था थी, इसका एक नमूना हमको देखने के लिए मिलता है। शास्त्रों में जिस प्रकार न्याय व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उसी पर आगे चलते हुए वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी 500 साल से विवादित चल रहे राम जन्मभूमि प्रकरण का बहुत सटीक निर्णय करते हुए राम जन्मभूमि के स्थान पर राम मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की। और ये निर्णय इतना उचित था कि दोनों पक्षों ने उसको मान्य कर लिया और 500 साल से विवादित जो मामला था उसका सुखद अंत हुआ। तो न्याय व्यवस्था हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है और वो किस प्रकार हम लोगों को व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपूर्ण जो शासन है चलाने के लिए मदद करता है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आप सभी को मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखें। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस पॉडकास्ट को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम।